हेलो दोस्तों। आज आप जो रंग बिरंगी दुनिया देख रहे हैं, इसमें चमकता आसमान, टिमटिमाते तारे हमारी आंखों को आकर्षित करते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ होगा? क्या ये पहले से ही ऐसी ही हैं और क्या आगे भी ऐसी ही रहेंगी? इसके बारे में जानने के लिए मनुष्य शुरुआत से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर इस अनंत ब्रह्मांड को जानने की कोशिश की। कभी मनुष्य को लगता था कि ये टिमटिमाते तारे, हमारी धरती, चांद, ये सारा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है और भगवान ही अपनी मर्जी से इसे चलाता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के पंख लगना स्टार्ट हुए, उसने भी उड़ान भरना शुरू की और पता लगने वाले रहस्यों ने आश्चर्यचकित कर दिया। इस ब्रह्मांड में कई बर्फीले ग्रह, तो कहीं आग बबूला तारे, कहीं पर रोशनी तो कहीं पर गहरा अंधेरा, कहीं पर वातावरण है तो कहीं इसका अस्तित्व ही नहीं है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ये दुनिया कितनी रहस्य से भरी हुई है। इन रहस्यों के बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं हम 13.8 बिलियन साल पहले और जानते हैं ब्रह्मांड से लेकर अरबों आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह और हमारी धरती और चांद का निर्माण कैसे हुआ। सर्वप्रथम इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बिंदु मात्र संरचना ही। यह एक बिंदु मात्र संरचना ही इस समस्त ब्रह्मांड को बनाने के लिए पर्याप्त थी। यह बिंदु प्लाज्मा अवस्था में थी, बिल्कुल जैसा कि आप पीछे वीडियो में देख पा रहे हैं। यह बिंदु संरचना, जैसे हम बचपन में अगरबत्ती जलाते थे तो अगरबत्ती का धुआं हाथों में इकट्ठा कर लेते थे, फिर उसको फूंक मारते थे तो वो धुआं चारों ओर फैल उठता था। बिल्कुल ऐसा प्लाज्मा एक धुएं की तरह था। फिर हम उसमें हाथ डालते तो हाथ आर पार हो जाता था। अब जैसे आप जहाँ भी खड़े हो, जैसे मैं स्टडी रूम में हूँ तो मेरे पास एक बुक है, ये देखो, ये बुक है, ये सॉलिड अवस्था, मेरा हाथ आर पार नहीं होता है, सॉलिड अवस्था में। पेन है, आप किचन में हो तो किचन में दूध है, लिक्विड फॉर्म में है। बाकी तवा है रोटी बनाने का तो वो सॉलिड फॉर्म में है। तो पदार्थ अलग अलग अवस्था में अलग अलग जगह सर्वाइव करता है। तो हम इस प्लाज्मा से मटेरियल का निर्माण कैसे करें? मटेरियल पेन है, तवा है, दूध है, ये एक मटेरियल है। तो इस मटेरियल का निर्माण हम कैसे करेंगे? इस मटेरियल का निर्माण करने के लिए आइए हम कोई एक उदाहरण लेते हैं और उस पदार्थ को, उस मटेरियल को तोड़ते हैं, उसके अंदर क्या क्या निकलता है उसको चेक करते हैं और हमारी धरती कैसे बनी होगी इस पर विचार करते हैं। हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, जो हम मकानों पर सफ़ेदी करते हैं तो सफ़ेदी करते हैं तो उसका कंपाउंड का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब इसमें कैल्शियम होता है और ऑक्सीजन होता है, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैल्शियम और ऑक्सीजन में से हम कैल्शियम को लेते हैं और इसके अंदर क्या है चेक करते हैं। मॉलिक्यूल कैल्शियम को उठाया हमने, अब कैल्शियम एक बड़ा क्रिस्टल लिया, अब हमने इसको और छोटी छोटी क्रिस्टलों में तोड़ दिया, बिल्कुल जैसा आप अंदर ग्राफिक्स के अंदर देख पा रहे हैं। अब कैल्शियम के मॉलिक्यूल के अंदर एटम कैसे प्रेजेंट होंगे अब वो देखते हैं। अब हमने एक क्रिस्टल को अलग अलग एटम्स में तोड़ते हैं, वो एटम किस तरह से अरेंज होते हैं, मॉलिक्यूल के बाद में एटम। अब हम देखते हैं एटम कुछ रूम की तरह होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की तरह अरेंज होते हैं, जैसा आप पीछे ग्राफिक्स में देख पा रहे हो। ये एटम बिल्कुल कोने पर और हर फेज के बीच सेंटर पर पाए जाते हैं। अब हमने क्रिस्टल के बाद मॉलिक्यूल के बाद एटम। अब एटम के अंदर क्या क्या होता है हम उस पर बात कर लेते हैं। तो एटम को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें तीन चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। एक सेंटर पार्ट होता है जहाँ पर मास सेंटर्ड होता है, वहाँ पर होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर। तो हमको तीन चीज़ें मिली जब इसको तोड़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किससे बने होते हैं?
ये भी और पार्टिकल से बने होते हैं, इसे क्वार्क कहते हैं। ये हम क्वांटम सीरीज़ के अंदर देखेंगे। अब हम इसी पर चर्चा करते हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सेंटर में है, अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। बीच वाले सेंटर को नाभिक कहते हैं और इसके चारों ओर कक्षा होती है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है, इसके बीच कुछ हिग्स क्षेत्र होता है। हिग्स पार्टिकल होते हैं जो मास के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, मास और वेट। वेट जो हम अनुभव करते हैं, मास जो हमारा रियल में होता है। रियल में जैसे हम किसी को उठा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो हमें कितना मास उसका फील हो पा रहा है, उस मास को। ये एक, जैसे हम रोड पर चल रहे हैं तो हमारे को क्या होता है, पीछे की ओर घर्षण होता है, घर्षण जो हमको रोकने की कोशिश करता है। ऐसा ही ब्रह्मांड में जो पार्टिकल होते हैं, इनको फांसे रखने के लिए एक क्षेत्र होता है जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं, जो एक एक एटम व दूसरे एटम को जोड़े रखते हैं। बिल्कुल जैसे आप जैसे स्क्रीन पर देख, एक एटम आया, अब दूसरा आया, अब ये दोनों जुड़े कैसे हैं? ये एक हिग्स फील्ड से जुड़े हैं, जो एक घर्षण समझ सकते हो आप, एरिया, ऐसा एरिया समझ सकते हो जहाँ पर एटम सर्वाइव करते हैं। शुरुआत में हमने पदार्थ की बात की थी। पदार्थ प्लाज्मा था, सॉलिड तवा था, लिक्विड दूध था। अब ये किस तरह पदार्थ की अवस्थाओं में एग्जिस्ट करते हैं, इन अवस्थाओं के बारे में हम जान लेते हैं कि अवस्थाएं कैसे होती हैं, क्या आकार होता है, क्या साइज होती है, ये किस तरह उनको पार्टिकल्स होते हैं। ये सारा हम अब पदार्थ की अवस्था में देखते हैं। हमने पदार्थ के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखा। जो आप नीला डब्बा देख रहे हो, ये हिग्स फील्ड मान सकते हो इस परमाणु का। दूसरे परमाणु को ये फांसता है। ये बिल्कुल ऐसे, हम अगर इस पार्टिकल को तोड़े तो ये एक हिग्स पार्टिकल मान सकते हो आप, जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस खाली जगह में ये 4 पॉइंट है, तो इनमें एक हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जो अब दूसरा आएगा तो इसको अपने ऊपर फांस लेगा, ठीक है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एटम से भी छोटा। अब है ये चार्ज, इस पर क्या होता है, ज़ीरो, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला है, इसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि एटम से भी छोटा है, जो हमको मास सर्वाइव करने के लिए, ऐसे खड़े रहने के लिए हमको मास प्रदान कर रहा है, इसलिए इन खूबियों से इसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल आया, फिर उससे एटम बना था, फिर उससे मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना था। अब ये कंपाउंड ही तो कोई सजीव में है, निर्जीव में भी हैं। तो यहाँ से हमारे दो कड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की, सजीव और निर्जीव। हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बाद हम पदार्थ की और अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। जैसे पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड जिसका एकदम निश्चित आकार होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है, जैसे कोई भी घड़ी है, कोई भी बुक है। लिक्विड, लिक्विड जिसका निश्चित वॉल्यूम तो होता है लेकिन आकार नहीं होता है, जैसे दूध है, दूध को हम 4 चौकोर बर्तन में डालेंगे तो वो चौकोर आकार ग्रहण कर लेगा। गोल बर्तन में डालेंगे तो वो गोल हो जाएगा, मतलब इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, साइज नहीं होता है। गैस जिसका ना तो निश्चित साइज होता है, ना शेप होती है, ना ही सर्टेन वॉल्यूम होता है, अनसर्टेन वॉल्यूम होता है उसका। जैसे गैस को हम वायुमंडल में घूमती रहती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बिल्कुल ऐसे फैलती रहती है। इनका ना कोई निश्चित आयतन होता है, ना आकार होता है। लेकिन हम जैसे गैस सिलेंडर में भरते हैं तो उसका निश्चित वेट ज़रूर होता है, उसका वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि हम चाहे थोड़ी सी वॉल्यूम डालें तो भी पूरे गैस में आएगी, पूरी और ज़्यादा वॉल्यूम डालें तो भी पूरे में आएगी। अब हम प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा में अनसर्टेन साइज एंड शेप होता है, बिल्कुल गैस की तरह। अनसर्टेन वॉल्यूम होता है। इसमें आयोनाइज्ड पार्टिकल होते हैं, गैस में आयोनाइज्ड पार्टिकल वो ज़रूरी नहीं है। प्लाज्मा में आयोनाइज्ड पार्टिकल होते हैं, इसलिए एक विशेष चमक होती है इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिक्स रेशियो के अंदर, ताकि वो कंडेंस होकर प्रोटॉन के साथ कोई मटेरियल ना निर्माण कर ले। और हम इसके बारे में पीछे जान ही चुके हैं। अब देखते हैं आगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें हम जो पदार्थ लेते हैं, ये टेम्परेचर के साथ धीरे धीरे एकदम फोम की तरह होने लगता है, बिल्कुल वैसे पीछे आप देख पा रहे हो। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं थर्मोकोल का। थर्मोकोल का एक पार्टिकल लेते हैं तो बिल्कुल वो फोम होता है,
उस एक पार्टिकल को जब अंगुली से दबाते हैं तो वो पिचकता जाता है। बिल्कुल ऐसा ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट फेज होता है। हमने पीछे चमक पर बात की थी कि प्लाज्मा में एक विशेष चमक होती है। चमक मतलब लाइट। अब ये लाइट कहाँ से आई? अब थोड़ा इस पर फोकस डालते हैं। हमने पीछे एटम के अंदर, परमाणु के अंदर कक्षा देखी थी। उस कक्षा पर आते हैं। अब इस कक्षा में जो ऊपर वाली है वो नीचे वाली पहली कक्षा, ऊपर वाली दूसरी कक्षा। जब दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कुछ एनर्जी एमिट करता है, कुछ एनर्जी उत्सर्जित करता है। वो एनर्जी ही लाइट होती है। लाइट के फॉर्म में उसको बाहर निकालता है। अब ये लाइट में एक सफ़ेद प्रकाश के रूप में होती है। इस लाइट में भी बहुत सारे कलर होते हैं। जब हम इसे प्रिज्म से गुजारते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब इस प्रिज्म में से सफ़ेद लाइट गुजारने पर एक कलरफुल लाइट स्पेक्ट्रम मिलता है। ये स्पेक्ट्रम हम बचपन में स्केल एंड पेन को जब प्रकाश में ऐसे घुमाते थे तो भी हमें प्राप्त होता था। और हम प्राकृतिक रूप से जब वर्षा होती है तो सूरज के विपरीत दिशा में हम ये कलरफुल स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। इसमें विभिन्न रंग होते हैं। वायलेट होते हैं, इंडिगो होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जब हम इसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे हमसे कोई पार्टिकल दूर जा रहा होगा तो हमें रेड कलर दिखाई देगा, और जब वो पास आ रहा होगा तो हमें ब्लू लाइट ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि वायलेट जो कलर है ये इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, इसलिए हमें ये विजिबल नहीं होता है। इसलिए कारण वायलेट और इंडिगो ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ब्लू हमें दिखाई देता है। और ये विबग्योर VIBGYOR ये एक ट्रिक है इस स्पेक्ट्रम को याद करने की। अब हमने लाइट के बारे में समझ लिया। अब हमने 3 पार्टिकल पढ़े थे पीछे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कुछ इनके बिहेवियर को समझ लेते हैं, ये ब्रह्मांड में किस तरह रोल करते हैं अपना। तो आइए हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होते हैं जब ये प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, जब ये मूव करते हैं। अब ये मूव क्यों करेंगे? मूव इसलिए करेंगे क्योंकि इनके पास एनर्जी है। अब ये एनर्जी कहाँ से आई, ये तो हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर देखेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह होते हैं, एनर्जी होती है, तो जब ये मूव करते हैं तो इनमें धारा उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पर हम विद्युत देख सकते हैं। जब ये लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसा आप पीछे देख पा रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो होता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो धारा उसके विपरीत फ्लो करती ही होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर विद्युत उत्पन्न हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव कर रहे होंगे उसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। अब जब ये करंट फ्लो होगा तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अकॉर्डिंग जब अंगुलियां इस कक्षा के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट भी जनरेट हो रहा है। जैसे आप इस चित्र में अंगुलियां अब कक्षा के अकॉर्डिंग डालेंगे तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। जो ये सर्किल सा ये बाहर की ओर मैग्नेटिक रेखाएं निकाल रहा है। जब बाहर की ओर निकल रही है तो एन से रेखाएं निकलती है, तो इसको एन पोल हम कह सकते हैं। मैग्नेट का एन पोल, ये एक मैग्नेट बन गया, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो गया। ये देखो, ये सर्किल देखो, बाहर की ओर रेखाएं निकल रही है तो आउट मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको एन दे देते हैं। अब इसके विपरीत और इसे डॉट से दर्शाते हैं, बाहर की ओर डॉट। अब देखो ये इसमें अंदर की ओर इनसाइड रेखाएं जा रही हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो उल्टा है, करंट फ्लो उल्टा है, तो रेखाएं भी उल्टी होंगी, तो इसमें इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, अंदर रेखाएं जाएगी। इसे हम क्रॉस से दर्शाते हैं। और जब रेखाएं एस पोल पर क्या होती है, अंदर जाती हैं, तो इसे हम मैग्नेट का एस पोल कह सकते हैं। तो एस पोल हो गया, एन पोल हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो गया। ये अंदर देखो, ये देखो रेखा ये गई अंदर की। ठीक है, अब हम एक वायर लेते हैं। इस वायर में ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट फ्लो के अकॉर्डिंग हम अपना अंगूठा रखते हैं, दाएं हाथ का अंगूठा, और अंगुलियां देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दे रही हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर अराउंड बन जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन के अंदर, ये अंदर जा रहा है, इधर लेफ्ट के अंदर से बाहर निकलता है, राइट की तरफ से अंदर जा रहा है। जब हम इस मैग्नेट फील्ड के पास कोई अदर वायर लाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, उस पर फोर्स जनरेट होता है, और वह भी जब उस पर फोर्स लगता है तो वह उसके चारों ओर घूमने लगता है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो गया। हमने मैग्नेट बनाई, विद्युत से मैग्नेट, विद्युत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर लिया हमने। ठीक है,
अब हम मैग्नेटिक फोर्स के बाद में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल, आपने पता है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सर आइजक न्यूटन ने बताया था, जिसमें मास, दूरी और कुछ कांस्टेंट के साथ एक फॉर्मूला दिया गया था। इस फॉर्मूले में जी कांस्टेंट होता है, इसका मान हेनरी कैवेंडिश हमारे महान साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया। इसको कैलकुलेट किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जी बराबर 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका मान होता है। फॉर्मूला कहाँ से है, थोड़ा इस पर देख लेते हैं। जब हम दो मास लेते हैं, एक बड़ा मास, एक छोटा मास, तो एक बड़े मास को हम कैपिटल एम, छोटे को स्मॉल एम मान लेते हैं, उसके बीच की दूरी आर मान लेते हैं। तो सर आइजक न्यूटन के द्वारा बताया गया कि ये दोनों मासों के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया गया। तो आप देख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स दूरी के साथ साथ मास पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मास हमने बताया था पीछे कि हिग्स फील्ड के द्वारा जनरेट हुआ, ये एक सेंटर में केंद्रित भी होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्वारा। तो मास हो गया, तो हम मास से कैसे इफेक्ट पड़ता है इस ब्रह्मांड में, मास का योगदान कैसे कैसे स्टेबलाइज होता है, ये हम थोड़ी देर आगे बात चर्चा करते हैं। अब हम न्यूक्लियस की ओर जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या है। पीछे धारा नेगेटिव आवेश के विपरीत प्रवाह हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव आवेश के अकॉर्डिंग प्रवाह होगी। तो पॉजिटिव आवेश प्रोटॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन तो उदासी कण है, उसके द्वारा कोई धारा जनरेट नहीं होगी। अब नाभिक के अंदर आ चुके हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, जब हम बात करते हैं समान समान के बीच हमेशा रिपल्सन होता है, और जब वह चीज़ें विपरीत होंगी तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन होता है। नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जीरो आवेश। तो आप देखिए, प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, कितना भयंकर रिपल्सन है। कोई भारी नाभिक होगा तो उसके बीच कितना भयंकर रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन को भी हमको एडजस्ट करना है। तो इस रिपल्सन को भी सर्वाइव कराने के लिए एक फोर्स और जनरेट होता है, इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये बिल्कुल ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐसे जकड़े रखता है, इसको बिखरने नहीं देता है। इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस है और फोर्स एक इसको बांधे रख रहा है। तो इसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, क्योंकि इतना रिपल्सन होने के बावजूद ये टूट नहीं पा रहा है। हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव क्या है, प्रोटॉन, नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पास में आते हैं तो ये चारों ओर, ये अट्रैक्शन के द्वारा पास है, अब इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। ये चक्कर क्यों लगाने लगता है, ये अपने एंगुलर मोमेंट को कंजर्व रखने के लिए चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब एटम स्टेबल हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन एटम बना लिया। अब हम और एटम का निर्माण करते हैं। इससे पहले हम प्रोटॉन को भी थोड़ा सा तोड़ते हैं, इसमें क्या निकलता है। प्रोटॉन को तोड़ा तो न्यूट्रॉन, एक बीटा कण, पॉजिट्रॉन निकला, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल, और थोड़ी एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हो गई। तो अब इतनी सारी कितनी रिएक्शन होगी, कितनी एनर्जी निकली होगी। तो न्यूट्रॉन पार्टिकल बन गया, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन पार्टिकल बन गया। अब हम प्रोटॉनों को जोड़ते हैं कि प्रोटॉन जोड़ने से क्या बनता है। जब हम 4 प्रोटॉन लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है, हीलियम गैस का निर्माण होता है। 2 न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हैं, 6 गामा किरणें निकलती है, गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। एनर्जी का मात्रा का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन बना लिया, हीलियम बना लिया। न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के बारे में हम क्वांटम सीरीज में देखेंगे। गामा रेज पर कोई आवेश नहीं होता है और एनर्जी रिलीज हो गई। अब अल्फा कण क्या होता है, ये हीलियम का नाभिक होता है। जब हीलियम में से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये अल्फा कण बन जाता है, जिस पर पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो पॉजिटिव 2 आवेश आ गया। तो अल्फा हो गया। बीटा पॉजिटिव हमने पिछली रिएक्शन में निकाल लिया, उस पर पॉजिटिव आवेश। हाइड्रोजन, हीलियम, अब लिथियम। अब लिथियम में हमको क्या क्या चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। लिथियम में 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 न्यूट्रॉन की आवश्यकता है, और इस प्रकार ये एडजस्ट होकर लिथियम का निर्माण कर लेंगे।
आगे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी आगे तत्व हैं ये अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एडजस्ट करके तत्व का निर्माण कर लेंगे और इस तरह हमारी आवर्त सारणी का निर्माण हो जाएगा पूरी का। मतलब हमने मटेरियल का निर्माण कर लिया है, एक पदार्थ का निर्माण कर लिया है। इसमें अब कुछ गैस अवस्था में है, कुछ सॉलिड अवस्था में है, कुछ लिक्विड अवस्था में है, तो कुछ प्लाज्मा अवस्था में भी है और कुछ ऐसे हैं जो स्टेबल नहीं है। अब हम उन पर चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मटेरियल के निर्माण होने के बाद पदार्थ के अनस्टेबल कंडीशन की बात कर लेते हैं। n है यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और z है नंबर ऑफ एटम, यानी z प्रोटॉन के बराबर होता है किसी भी एलिमेंट में। तो जब n/z का मान 1 है तो हमेशा न्यूक्लियर स्टेबल है, इसके बाद में स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल कंडीशन होती है। हम किसी एलिमेंट, मान लीजिए अक्स यहाँ पर कोई एलिमेंट है, तो ए एटॉमिक मास है और z उसका एटॉमिक नंबर है जो प्रोटॉन के बराबर होता है उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग एटॉमिक मास होता है। अब z अगर 83 से ज़्यादा है और एटॉमिक मास 209 से ज़्यादा है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी। और जैसे हम रेडियो एक्टिव के बारे में सुना होगा, रेडियो एक्टिव तत्व है, तो ये कुछ रेज बाहर निकालने लग जाएंगे और अपने नाभिक को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कोई यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ये गामा रेज पर कोई आवेश नहीं होता है, मान लीजिए वो सीधी निकल गई। अल्फा रेज पर पॉजिटिव आवेश होता है, मान लीजिए इधर कोई नेगेटिव प्लेट लगी हुई है और तो वो इधर मुड़ गई, तो अल्फा रेज। और बीटा दो तरह का होता है, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। तो हमने बीटा पॉजिटिव उधर निकाल लिया था, बीटा नेगेटिव पर हम यहाँ बात कर लेते हैं। जब एक न्यूट्रॉन को तोड़ते हैं तो एक प्रोटॉन रिलीज होता है, एक बीटा माइनस कण रिलीज होता है, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का निर्माण होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ब्रह्मांड में भी ऐसी बहुत सारी रिएक्शन चल रही थी, कहीं पर प्रोटॉन का निर्माण हो रहा था, कहीं पर और एलिमेंट का निर्माण हो रहा था, कहीं पर रेडियो एक्टिव नाभिक का निर्माण हो रहा था जिनसे अल्फा, बीटा, गामा रेज निकल रही थी और ब्रह्मांड सर्वाइवल कंडीशन में आ रहा था। अब जब नाभिक स्टेबल ही नहीं रहा तो हम इसे कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब न्यूक्लियर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर ही नहीं रखता, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसे नाभिक से रेज निकल रही हैं, अल्फा, बीटा और गामा, मटेरियल बाहर निकल रहा है, तो इसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब ब्रह्मांड को समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि मैंने पीछे बहुत ही सरल भाषा में इस चीज़ को समझा दिया है कि मटेरियल का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से फोर्स हैं ज़रूरी इस ब्रह्मांड को एग्जिस्ट करने के लिए। तो आइए हम अब ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं स्टार्ट से। अब ये प्लाज्मा अवस्था थी स्टार्ट में, तो अब इसमें कहीं पर हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा था, कहीं पर हीलियम का गैस का निर्माण हो रहा था, कहीं रेडिएशन निकल रहे थे, कहीं में और मटेरियल का निर्माण हो रहा था और ये धीरे धीरे एक तारे नुमा संरचना में परिवर्तित हो रहा था। अब ये आपको पता है कि इतना सारा टेम्परेचर बढ़ गया और अंदर वाइब्रेशन के कारण, एनर्जी के कारण कुछ प्रेशर भी क्रिएट हो रहा होगा। अब ये एक फेवरेबल कंडीशन है एक विस्फोट के लिए। यह एक अत्यधिक सघन पिंड था, फिर अब इसमें होता है एक महाविस्फोट। यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेटियर के द्वारा दिया गया था, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, एक महान महाविस्फोट। इस विस्फोट के बाद पार्टिकल इतनी तेजी से दूर जा रहे थे कि इस प्रकाश की स्पीड भी इसके सामने कुछ नहीं है, जिसे हम कहते हैं प्लांक टाइम। प्रकाश की स्पीड होती है लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड। इस दुनिया में कोई भी पार्टिकल प्रकाश के वेग से ज़्यादा स्पीड से गति नहीं कर सकता, ये एक भौतिकी सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत स्पीड से, लगभग प्रकाश के बहुत चंद सेकंडों में इस पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। तो ये पिंड तो उसी तरह से गति कर रहे हैं, लेकिन दो पिंडों के बीच का जो स्पेस है वो प्रकाश से भी तेज गति से बढ़ रहा है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक बॉल लेते हैं, उसमें देखो ये लीचियाँ लगी हुई है, ये धीरे धीरे ये बॉल बढ़ रही है, तो इसके बीच का स्पेस बढ़ रहा है और लीचियाँ बड़ी होती जा रही है। बिल्कुल इसी तरह हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है, फैलता ही जा रहा है। इस चीज़ का पता कैसे लगा? आइए हम एक गैलेक्सी का उदाहरण लेते हैं।
ये गैलेक्सी दूर जा रही है, तो दूर वाला किनारा हमको रेड नज़र आ रहा है और जो पास वाला किनारा है वो ब्लू नज़र आ रहा है। इसलिए ये हमारे साइंटिस्टों के द्वारा ये पता किया गया कि ब्रह्मांड हमारा फैल रहा है, क्योंकि तरंगदैर्ध्य रेड की ज़्यादा होती है, तो ये दूर जा रहा है। इससे हमें पता लग गया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसे हम विज्ञान की भाषा में डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, जो लाइट पर भी लागू होता है। यह सबसे पहले हमारे महान खगोल शास्त्री एडविन हब्बल ने हमको बताया था। हमारा ब्रह्मांड प्रकाश से भी तेज गति से फैल रहा है। इसके जो बीच का स्पेस है, इसको हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और इस तरह अब ब्रह्मांड में अस्त व्यस्त सा हो गया था सब कुछ। विस्फोट होने के बाद चारों ओर धुंध, बादल, गैलेक्सियों का निर्माण हो रहा था, कहीं कहीं प्लैनेट्स का, और एकदम मतलब चंद सेकंडों में पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया था। कहीं पर गैलेक्सीज बन रही थी, तो कहीं पर गैस के बादल, कहीं पर प्लैनेट्स का निर्माण हो रहा था, तो कहीं पर स्टार्स, कहीं पर एस्ट्रॉयड का निर्माण हो रहा था, तो कहीं पर धूल और बादल थे। उनमें से ही हमारी एक पृथ्वी उभर कर आती है, जो अभी एक आग बबूला तारे की तरह है। और ये सारा स्टेबल कैसे हुआ, ये इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इनको खींचे रखता है। उदाहरण के लिए जब हम हाथ में एक धागे के पत्थर बांधकर उसको चारों ओर घुमाते हैं, तो वहाँ तक ही खींच पाता है जहाँ तक हमारा धागा होता है। इस धागे को आप ग्रेविटेशनल फोर्स मान सकते हो, और वो हम उसके चारों ओर ऐसे घुमाते जाते हैं। तो हमारे पास तो क्या है, यहाँ पर वायु है, घर्षण है, इसलिए वो रुक जाता है। स्पेस में तो हवा तक मौजूद नहीं है। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने पुल गेम देखा जरूर होगा, उसको देखते हैं, उससे समझते हैं। पुल गेम में जो बॉल है, इसको एक डंडे से मारा जाता है, तो वो और 3-4 बॉल से जाकर टक्कर करता है, तो वो खुद भी घूमने लगता है। ध्यान से देखो, खुद भी घूमने लगता है, और वो तो और उसके चारों ओर उसमें में भी वेग आ जाता है, उसमें वेलोसिटी आ जाती है। तो जो वहाँ पर तो स्पेस में क्या है, हवा भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, घर्षण है, प्लेट पे घर्षण है, तो वो घर्षण के कारण रुक जाता है। लेकिन स्पेस में तो हवा तक नहीं है, इसलिए वो घूमता रहता है अपने मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार जब कोई वस्तु गति कर रही है तो गति कर रही है, रुक रही है तो रुक रही है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अब एक चीज़ और, इनर्शिया, जड़त्व है। जब हम ये धूल के बादल थे स्पेस में, तो ये जब एक जगह इकट्ठे होने लगे, ग्रेविटी के कारण इकट्ठा होने लगे, जैसे आप किसी स्क्रॉलिंग टेबल पर बैठे हो और घूम रहे हो, हाथों को फैलाकर घूम रहे हो तो आपकी स्पीड धीरे है, लेकिन जैसे ही आप हाथों को सिमट लोगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हमारे स्पेस में प्लैनेट्स के साथ हुआ। जब वो कंडेंस होने लगे, एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो उनकी स्पीड बढ़ने लगी। अब हमारी धरती का निर्माण हो चुका है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन अभी तक हमारे चांद का निर्माण नहीं हुआ। अब पृथ्वी से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो एक थिया नामक प्लेनेट का निर्माण हुआ, जो हमारी पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी के चारों ओर धूल कण की एक लेयर सी बन गई थी, वो इकट्ठा होकर हमारे चांद का निर्माण हुआ। यहाँ तक के सफ़र में हमने पृथ्वी और चांद का निर्माण किया। अगले नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे तो आगे पृथ्वी पर जीवन के बारे में देखेंगे, पृथ्वी पर एनवायरनमेंट कैसे बना, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।